हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं सेबी लीगल ऑफिसर ग्रेड ए के पोजीशन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है फेज़ 1 की 28 फरवरी को। उसके लिए हम सीरीज़ रन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी सेबी एक्ट ऑफ 1992, SCRA यानी कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 कंप्लीट कर लिया है। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं द डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर सीरीज़, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम काफ़ी पास है और हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन क्या है, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं इस एक्ट में। तो टोटल जो सेक्शन है वो है 31 सेक्शंस। ठीक है, 31 सेक्शन है। एक शेड्यूल था पहले, बट अब वो जो है रिपील हो गया है। एंड जो चैप्टर्स है वो है चैप्टर 6। तो एक छोटा सा एक्ट है, प्यारा सा एक्ट है। हम दोनों मिलके बिल्कुल इसको स्मूथली ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी चैप्टर। ठीक है, चलिए डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ जो कि बता रहा है प्रिलिमिनरी चैप्टर। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है हर एक्ट के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है ये एक्ट नंबर 22 है। जैसे कि मैं सारे एक्ट में बताती हूँ कि एक्ट नंबर आपको ध्यान में रखना होगा कि 1996 में ये 22 नंबर का एक्ट था जो कि इनेक्ट हुआ था। नाउ कम्स टू इनेक्टमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट क्या होता है? इनेक्टमेंट डेट वो होता है जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया किसी बिल को एंड वो कन्वर्ट हो गया बिल से एक्ट। तो ये 10 अगस्त 1996 को प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया। ठीक है, फिर आते हैं प्रीएम्बल की तरफ। प्रीएम्बल क्या बताता है किसी एक्ट का, कि इस एक्ट को ड्राफ्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये जो एक्ट लाया गया ये बेसिकली प्रोवाइड करता है रेगुलेशन ऑफ डिपॉजिटरी इन सिक्योरिटीज एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। यानी ये जो एक्ट है ना वो बेसिकली डील करता है डिपॉजिटरी के रेगुलेशन से। जो सिक्योरिटी में जो डिपॉजिटरीज होते हैं ना उनको रेगुलेट करता है और उससे रिलेटेड मैटर्स से ये डील करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी प्रीएम्बल है और ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हैं। फिर चलते हैं जो अब डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 जो है ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है ये है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। तो ये एक्ट को हम बोलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996। और ये एक्सटेंट कहाँ तक करता है? ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। और फिर जो इसका सब क्लॉज 3 है ये इसकी कमेंसमेंट डेट के बारे में बता रहा है जो 28 सितंबर 1995 है। यानी कि ये कब इनेक्ट हो, यानी कि कब ये इन्फोर्स हो गया, कब केम इनटू फोर्स हो गया। ये 20 तारीख ऑफ सितंबर, यानी कि सितंबर के 20 तारीख 1995 को ये इनेक्ट हो गया। 2 डेट आपके लिए है। सबसे पहले जो है इनेक्टमेंट डेट थी, सबसे पहले जो है आपके लिए इनेक्टमेंट डेट थी वो था 10 अगस्त 1996। एंड देन दूसरा जो है कमेंसमेंट डेट है विच इज़ 28 सितंबर 1995। यानी कि इस एक्ट के भी जो है कमेंसमेंट डेट पहले है एंड इनेक्टमेंट डेट बाद में। जनरली क्या होता है, इनेक्ट पहले होता है एंड कमेंस बाद में होता है। लेकिन ये एक्ट को क्या किया था, पहले ये इन्फोर्स करा दिया गया था एंड देन ऑफिशियली जो है ये इनेक्ट हुआ था 10 अगस्त, ठीक है, 1996 में। चलिए, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 में जो है डेफिनेशन सेक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ डेफिनेशन जो है आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट है 2A जो कि हमें बात कर रहा है बेनिफिशियल ओनर के बारे में। बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं? वैसे पर्सन जिसका नाम जो है ना रिकॉर्डेड है डिपॉजिटरी में, उसको बोलता है बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है वो बता रहा है बोर्ड का। तो बोर्ड क्या होता है? बोर्ड का मतलब सेम होता है जो सेबी एक्ट जो हमने पढ़ा ना उसके अंदर जो इस्टेब्लिश उसके सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो इस्टेब्लिश होती है ना उसको ही बोर्ड बोलते हैं इस एक्ट के लिए भी। ठीक है, अब बायलॉज हैं 2C में, जिसमें बता रहा है बायलॉज क्या होता है जो कि डिपॉजिटरी मेट करता है सेक्शन नंबर 26 के अंदर। फिर होता है हमारा 2D जो कि कंपनी लॉ बोर्ड बता रहा है। अब कंपनी लॉ बोर्ड क्या होता है? तो वैसे बोर्ड जो कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है अंडर सेक्शन नंबर 10E ऑफ कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, और 2003 भी ले सकते हैं।
ये हो गया हमारा कंपनी लॉ बोर्ड। फिर आता है हमारा डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी मीन्स अ कंपनी जो फॉर्म होता है और रजिस्टर होता है कंपनी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, 2E में डिपॉजिटरी के बारे में बता रहा है। और ये क्या मतलब बता रहा है? डिपॉजिटरी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो फॉर्म हो रहा है या रजिस्टर हो रही है, फॉर्म हो रही है या रजिस्टर हो रही है अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, और जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन नंबर 12 ऑफ सेबी एक्ट 1992। यानी कि डिपॉजिटरी बेसिकली कंपनी होती है जो कि फॉर्म्ड होती है या रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट के अंदर, और जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है सेक्शन नंबर 12(1)(a) ऑफ सेबी एक्ट के अंदर, ठीक है। ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 2E में ये भी पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा इशूअर। क्या होता है? इशूअर मतलब होता है कोई भी पर्सन जो कि बना रहा है इशू ऑफ सिक्योरिटी। फिर जो है हमारा पार्टिसिपेंट क्या होता है? 2G में बताया जा रहा है। उसका मतलब होता है कोई भी पर्सन जो रजिस्टर होता है अंडर सेक्शन नंबर 12(1)(a) ऑफ सेबी एक्ट, यानी कि पार्टिसिपेंट भी वो पर्सन होते हैं जिनको रजिस्टर किया जाता है सेक्शन नंबर 12(1)(a) के अंदर सेबी एक्ट के। फिर होता है प्रिस्क्राइब विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। देन हमारा आता है रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड इंक्लूड्स व्हाट? रिकॉर्ड इंक्लूड्स द रिकॉर्ड मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ बुक और स्टोर इन अ कंप्यूटर और इन अदर फॉर्म एज मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशंस। तो ये होते हैं रिकॉर्ड, जिसमें क्या इंक्लूड करता है? रिकॉर्ड इंक्लूड करता है फॉर्म ऑफ बुक्स और स्टोर्ड इन, जो कि कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है या अदर फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जो भी रेगुलेशन से डिटरमाइन होता है। देन आता है हमारा 2J में रजिस्टर ओनर के बारे में, ठीक है। रजिस्टर ओनर क्या होता है? रजिस्टर ओनर मीन्स अ डिपॉजिटरी हुज नेम इज एंटर्ड एज सच इन द रजिस्टर ऑफ द इशूअर, ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलेशन। एक बार रजिस्टर ओनर मैं फिर से बता देती हूँ। रजिस्टर ओनर मतलब क्या होता है? रजिस्टर ओनर मीन्स होता है कोई भी डिपॉजिटरी जिसका नाम एंटर हुआ है ना वैसे रजिस्टर में, जो कि इशूअर मेंटेन करता है ना रजिस्टर, उस रजिस्टर में अगर आपका नाम है आप रजिस्टर ओनर हो गए, ठीक है। वैसे डिपॉजिटरी जिनका जो है रजिस्टर में नाम है वो रजिस्टर ओनर हो जाते हैं। फिर आता है रेगुलेशन विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। देन KA विच इज सेट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका मतलब वही होता है जो 15K ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी एक्ट में दिया है 15K में, ठीक है। फिर है L जो कि सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। तो सिक्योरिटी मीन्स सच सिक्योरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है वैसे सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देन आता है हमारा सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स ऐसी सर्विस जो कनेक्टेड किससे होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी इन रिकॉर्ड ऑफ अ डिपॉजिटरी। यानी कि सर्विस मतलब होता है कोई भी सर्विस जो कनेक्ट है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, या जब ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं ना किसी सिक्योरिटी का, तो उसको बोलते हैं सर्विस, वो होता है सर्विस। फिर जो क्लॉज 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। ये बता रहा है कि कोई वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ यूज हुआ है लेकिन इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, तो कंपनीज एक्ट में अगर कुछ डिफाइन है या SCRA में कुछ डिफाइन है या सेबी एक्ट में कुछ डिफाइन है, तो उसका सेम मतलब डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996 के लिए भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको लोग मिस करते हैं लेकिन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको MCQ से भी फॉर्म करा जा सकता है, ठीक है। यहाँ हमारा होता है चैप्टर नंबर 1 खत्म, ठीक है। बहुत ही इजी था, एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। डेफिनेशन सेक्शन 2 में बता रहा है डेफिनेशन सेक्शन। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ना वो आप एक बार देख लीजिएगा। बेनिफिशियल ओनर और जिसका नाम बस रजिस्टर होता है एज अ डिपॉजिटरी वो ही होंगे। बोर्ड का कुछ नहीं करना क्योंकि वो सेम है जो सेबी एक्ट में है, ठीक है। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो है 2E डिपॉजिटरी, जो कि कोई कंपनी ही होती है जिसको रजिस्टर या फॉर्म किया जाता है कंपनी एक्ट में, और इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दे दिया जाता है 12(1)(a) के अंदर सेबी एक्ट के, ठीक है। तो ये हो जाता है डिपॉजिटरी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो रजिस्टर ओनर है, यानी कि 2J। रजिस्टर ओनर भी आप देख लीजिएगा। तो ऐसे डिपॉजिटरी होते हैं जिनका नाम रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, उनको रजिस्टर ओनर बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है।
फिर सिक्योरिटी का भी देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन सिक्योरिटी का एक देख लीजिएगा, जो भी बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया वही सिक्योरिटी है। एंड देन सेक्शन नंबर 2, दिस ऑल डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, फिर हम आता है चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि बताता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा ना बाय डिपॉजिटरी, तो ये क्या बता रहा है? No depository shall act as a depository unless it obtain a certificate of commencement of business from the board। यानी कि कोई डिपॉजिटरी जो है ना वो एक्ट नहीं कर सकता एज अ डिपॉजिटरी जब तक जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है उसको बोर्ड से ना मिल जाए। यानी कि जब बोर्ड से ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि COC जो मिल जाएगा ना बोर्ड से, तभी ये जो डिपॉजिटरी है वो एक्ट कर सकता है डिपॉजिटरी। ये सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज 1 हमें बता रहा है। देन क्लॉज 2 जो है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि सर्टिफिकेट जो भी ग्रांट होगा ना सबसेक्शन 1 का, वो ऐसे फॉर्म में होगा जो भी रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे ही फॉर्म में वो होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लॉज नंबर 3 जो कि बताता है बोर्ड जो है ना वो ग्रांट नहीं करेगा कोई भी सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस कब तक नहीं करेगा? जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है कि डिपॉजिटरी जो है ना उसके पास एडिक्वेट सिस्टम है, एडिक्वेट सेफगार्ड है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके, रोक सके मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन। यानी कि जब भी बोर्ड ग्रांट करेगा ना ये COC यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट सबसेक्शन 1 के अंदर, तो अपने आप को सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा कि डिपॉजिटरी के पास जो है ना एडिक्वेट सिस्टम है और एडिक्वेट सेफगार्ड है, ताकि वो प्रिवेंट कर सकता है अपना एक्ट मैनिपुलेशन से। यानी कि कोई उसको मैनिपुलेट ना कर सके उसके रिकॉर्ड को या कोई ट्रांजैक्शन को। उसके पास सारी चीज़ें वो होनी चाहिए जिससे वो इन सब चीज़ों से, मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये कौन देखेगा? ये बोर्ड की जिम्मेवारी है ये चेक करने की COC देने से पहले। फर्दर इसके साथ एक प्रोवाइजो भी एडेड है जो कि बता रहा है कि नो सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज अंडर दिस सेक्शन अनलेस द डिपॉजिटरी कंसर्न हैज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बेंगा। जैसे कि हम सारे लॉज में देखते हैं कि जब भी कोई डिसीजन रिफ्यूजल का लेना है तो उससे पहले सामने वाली पार्टी को आप एक बार हर्ट करने का मौका दोगे, उसको एक बार सुनोगे, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी पड़ेगी डिपॉजिटरी को। अगर आप COC देने से इनकार करते हो तो पहले उनकी बात सुनो कि वो जो आप जो भी बोल रहे हो कंप्लायंस की बात है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास जेन्युइन रीजन है तो फिर उनको फर्दर टाइम दिया जा सकता है। ठीक है, तो कि वो जो भी इरेगुलरिटी है वो जो है उससे कंप्लाई कर ले प्रोविज़न से। और अगर आपको लगता है कि वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वो कुछ कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, डिपॉजिटरी कुछ कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, तो फिर आप रिफ्यूज़ कर सकते हो COC देने से। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3 विच इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक छोटा सा एक्ट है तो इसमें ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी अभी आज जो है आज 5th है एंड आपको जो है ये 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करा के दे दूंगी पूरा। उसके बाद भी आपके पास ऑलमोस्ट जो है 12-13 डेज मिलता है जिसके लिए आप सारे एक्ट मल्टीपल रिवाइज करो, मोर देन सफिशिएंट है। और मैं ये तीनों एक्ट ही कवर करना चाह रही थी बिकॉज दिस आर द नॉन ट्रेडिशनल एक्ट विच यू पीपल डोंट नो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा भी कोई एक्ट लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगी आप लोगों के लिए। क्योंकि ये जो है ये सारे वीडियो जो है स्पीडी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड जिन्होंने भी इसको सुना है उनको लग रहा होगा, एंड आप जो भी इससे बेनिफिट उठा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि मैं फर्दर ऐसी चीज़ें लेकर आती रहूँ आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड। थैंक यू।